जो भी है आपके अभी तक हुए होंगे, या फिर बात करें 12th में जब आपने की है, 12th अभी पास आउट की है आपने, ठीक है ना, पास आउट तो क्या बोर्ड तो हुए नहीं है, तो आपने पढ़ाई की होगी, तो उसमें जो भी डाउट्स है वो भी आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें एक और सेकंड पार्ट भी आएगा इसका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो हम इसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानव जनन, ठीक है, क्लियर। यस बेटा, आपकी जो भी क्वेरीज है वो सारी क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है ना। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको एल प्लस पे ही मिलेगी, ठीक है। मॉड्यूल अभी आपके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है, या फिर बात करें कि क्या पता ऑफलाइन ही स्टार्ट हो जाए नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पर ही आपको मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो जैसे टाइम के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा आपको, नहीं तो आपको हैंड आउट वो मॉड्यूल्स जो है वो पार्सल के थ्रू मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मानव जनन, ठीक है। मानव जनन बोले तो क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ह्यूमंस को तो आप जानते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन की बात करें, हिंदी में कहते हैं इसे जनन। तो यह एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है ना, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसमें एक जीव अपने समान युवा या फिर बात करें उसे संतान को जन्म देता है, ठीक है। मतलब कि बात करें कोई भी हो सकता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे इंडिविजुअल वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम कहते हैं संतान, या फिर इंग्लिश में आप इसको बोलते हो ऑफस्प्रिंग, क्लियर यहां तक। तो जनन क्या है, यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान युवा या फिर बात करें संतान को जन्म देता है, ठीक है। अब देखो बात आती है कि सर जनन जो है, हमने पढ़ा है सर जनन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम, जनन जो है बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ए सेक्सुअल, फर्स्ट टाइप है बेटा क्या, ए सेक्सुअल, और सेकंड है बेटा क्या, सेक्सुअल, ठीक है। ए सेक्सुअल को हम बोलते हैं अलैंगिक, क्या बोलते हैं बेटा, अलैंगिक। और बात करें सेक्सुअल को हम बोलते हैं लैंगिक, ठीक है ना। तो दो प्रकार के जनन होते हैं, एक होता है ए सेक्सुअल जिसे हम कहते हैं अलैंगिक, और एक होता है सेक्सुअल जिसे हम कहते हैं क्या, लैंगिक, ठीक है। तो ये आपने वैसे 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज्यादा इसको डिटेल में जाना नहीं है क्योंकि अभी का पार्ट नहीं है, ठीक है। यस, चलिए, तो जनन की बात करें बेटा, तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है ए सेक्सुअल, ठीक है, और दूसरा है बेटा क्या, सेक्सुअल। ए सेक्सुअल को हम बोलते हैं लैंगिक, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, सॉरी अलैंगिक। और सेक्सुअल को बोलते हैं हम बेटा क्या, लैंगिक, ठीक है। अब देखो, ए सेक्सुअल की बात करें बेटा, ए सेक्सुअल में क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट होता है, लाइक आपने बैक्टीरिया में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया के अंदर बात करें तो सिंगल पेरेंट जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, अलैंगिक तरीके से जनन करते हैं, तो सिंगल पेरेंट जो है वो गैमेट का या तो प्रोडक्शन करेगा, फॉर्मेशन करेगा, या फिर नहीं करेगा, ठीक है। गैमेट को बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा, युग्मक को। देन उसके बाद ये सिंगल पेरेंट से, ठीक है ना, तो सिंगल पेरेंट से बेटा क्या बनेंगे, संतान बनेंगी, या फिर आप इसको बोलते हो इंग्लिश में क्या, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। और ये जो ऑफ स्प्रिंग होंगे ना बेटा, वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, मतलब कि पूरा जेनेटिकली बोले तो क्या, जीन्स वगैरह सब कुछ क्या होंगे, इन पेरेंट की तरह होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं जेनेटिकली पूरे कंप्लीटली सिमिलर होंगे, मतलब एक समान होंगे, एकदम एक जैसे होंगे, ठीक है। अगर मैं टाइप्स की बात करूं, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। एक आता है बाइनरी फिजन, ठीक है, जो कि आपको अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर भी, बाइनरी फिजन जो कि अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलता है। सेकंड आता है बेटा बडिंग, हाइड्रा के अंदर देखने को मिलता है हमें, ठीक है ना, बट का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर वो बट अलग हो जाती है, हाइड्रा के अंदर देखने को मिलता है। और एक होता है जेमुलेशन, ठीक है ना, आपने जेमुलेशन पढ़ा होगा, जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होना, किसका बेटा, जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होना। ये किसके अंदर देखा जाता है बेटा, स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस को आप क्या बोलते हो बेटा, पॉलीफेरा, क्या बोलते हो बेटा, पॉलीफेरा के अंदर आते हैं क्या, स्पॉन्जेस, ठीक है। तो यहां तक हमने बात की है ए सेक्सुअल, या फिर आप इसको हिंदी में बोलते हो अलैंगिक। सेकंड आता है सेक्सुअल, जो हमें मेन जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम, ये जो जनन वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं, मानव जनन, तो उसके अंदर बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, या फिर बोले तो उसको लैंगिक जनन की, ठीक है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है क्या है बेटा, कि दो प्रकार के गैमेट बनते हैं, एक तो बनता है क्या, नर के अंदर बोले तो क्या, मेल गैमेट, ठीक है,
और एक होता है बेटा क्या, फीमेल गैमेट। ठीक है, एक होता है बेटा मेल गैमेट और एक होता है बेटा फीमेल गैमेट। यस बेटा, हिंदी की बात करें बेटा, ये हिंदी में बस केवल एक ये इंग्लिश की स्लाइड है, बाकी सारी हिंदी की है। ठीक है ना, गैमेट वगैरह तो आपको पता होगा, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश में आपको वर्ड्स पता होंगे। और यहाँ तक कि मैं आपको इसीलिए थोड़ा इसलिए बताता हूँ क्योंकि आगे आने वाले मेडिकल के अंदर सारी बुक्स भी क्या है बेटा, इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो थोड़ी बहुत जैसे गैमेट को हम युग्मक कहते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए ताकि आपको फर्स्ट ईयर वगैरह में ज्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देखिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जो नर है युग्मक वाला और बात करें मादा युग्मक, ये दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होते हैं बेटा, फ्यूज होंगे और फ्यूज होके बेटा क्या बनाएंगे, जाइगोट। और ये जाइगोट कैसा होता है बेटा, डिप्लॉइड। गैमेट कैसे होते हैं बेटा, हैप्लॉइड। कैसे होते हैं बेटा, युग्मक हैप्लॉइड होते हैं। और जाइगोट जो बनेगा वो कैसा होगा बेटा, डिप्लॉइड होगा। क्या होगा बेटा, डिप्लॉइड होगा। अब देखिए जाइगोट जो बना है डिप्लॉइड, इसको हम बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं बेटा, युग्मनज। अब ये जाइगोट एक नया इंडिविजुअल में, जैसे कि यहाँ पर ऑफस्प्रिंग बनी थी, यहाँ पर भी सेम बेटा क्या होगा, ऑफस्प्रिंग बनेगी। मतलब बात करें नया इंडिविजुअल बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा बेटा, नया इंडिविजुअल या फिर नई संतान बनेगी। ठीक है, इसको आप बोलते हो ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पर बात करें गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना, गैमेट बने। यस, वॉइस आ रही है। यस बेटा, वॉइस क्लियर आ रही है आपको। यस, यहाँ पर बात करें मेल गैमेट का फॉर्मेशन और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन हुए, दोनों का फ्यूजन हुआ और बना क्या बेटा, युग्मनज बना जाइगोट, जो कि क्या होते हैं बेटा, डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब इन जाइगोट जो होगा उसमें डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना, जो भ्रूण होता है, ठीक है, उसमें विकास होगा और उसके बाद में बनेगा क्या बेटा, ऑफस्प्रिंग बनेगा। ठीक है, और नया बच्चा पैदा होता है। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग जो बच्चा पैदा होता है उसको आप क्या बोलते हैं बेटा, ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल की बात करो तो ह्यूमंस के अंदर, हम ह्यूमंस के अंदर बेटा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, वॉइस कट रही है क्या, वॉइस क्लियर है। चलिए बेटा, जिसकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या फिर बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो कनेक्शन चेक करें एक बार अपना। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे बात की है, दो टाइप के जनन थे, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ए सेक्सुअल को बोलते हैं हम अलैंगिक और सेक्सुअल को बोलते हैं हम क्या, लैंगिक। ठीक है, अब इसके बाद में आता है बेटा, अब जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखो ह्यूमंस की ही हम बात कर रहे हैं अभी, मेनली हम किससे कंसर्न करेंगे बेटा, ह्यूमन से। ठीक है, ह्यूमन से बात करें, ह्यूमंस के कंसर्न में बात करें तो ह्यूमंस को मैं बात करूं तो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं ये, सेक्सुअली। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली। मेल एंड गैमेट फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, देन उसके बाद में ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर। देन ये होते हैं विविपेरस। विविपेरस मतलब कि यंग वन को बर्थ देते हैं। यंग वन को क्या कहते हैं बेटा, बर्थ देते हैं। ऐसा नहीं है कि एग देते हैं। ठीक है ना, हम ह्यूमंस क्या बेटा, डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं। एक होता है ओवीपेरस जो एग ले करते हैं, जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं हम ओवीपेरस। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें विविपेरस होते हैं, ये कैसे होते हैं बेटा, हम जो ह्यूमंस है वो कैसे, विविपेरस मतलब कि हम यंग वन को बर्थ देते हैं, डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि आप पहचान सकते हैं कि मेल और ये अलग फीमेल। ठीक है ना, मेल एंड फीमेल में डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे कि फोन आया किसी का। ठीक है, अब फोन आपने उठाते ही, ठीक है, अगर वहां से कोई लेडी बोलती है तो आप क्या बोलते हैं, नमस्ते आंटी जी। ठीक है ना, और अगर वहां से कोई मेल बोलता है, ठीक है ना, कोई अंकल, तो आप क्या बोलते हैं, नमस्ते अंकल। तो ये क्या हो गया, आवाज आप पहचान गए कि ये मेल की है या फीमेल की। इवन तो यहाँ पर बात करें, फीमेल के अंदर भी बात करें, आप एज के अकॉर्डिंग भी पता लगा सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर सामने से बात करिए कोई लेडी, ठीक है ना, या फिर फीमेल बात करी, तो आप पहचान सकते हैं कि ये छोटी बच्चे की आवाज है या फिर बात करें आंटी की आवाज है। तो ये सारे क्या है बेटा, एक तरीके से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। ठीक है ना, आप आवाज से पहचान सकते हैं या फिर बात करें उनकी बॉडी पोस्चर से भी पहचान सकते हैं। तो ये क्या आता है बेटा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं बेटा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेकंड बात करें, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक सिंगल सेक्स एक पर्सन। ठीक है ना, बोले तो मेल अलग होंगे, फीमेल अलग होगा। ठीक है ना, तो मेल एंड फीमेल दोनों क्या है, अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, यूनिसेक्सुअल। और हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं हम अलैंगिकी। ठीक है ना, तो यहाँ पर होता है यूनिसेक्सुअल
अब ह्यूमंस के अंदर मैंने आपको बताया मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट की बात करें तो मेल गैमेट क्या होता है बेटा? स्पर्म, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं बेटा? शुक्राणु, स्पर्म। और फीमेल गैमेट होता है बेटा एग, ठीक है ना, अंडाणु। क्या बोलते हैं बेटा? अंडाणु। एग बोल दो या फिर आप इसको ओवम बोल दो, एक ही बात है, आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। अब स्पर्म और एग, ठीक है ना, ये दोनों कैसे हैं बेटा? हैप्लॉइड है। कैसे है बेटा? ये हैप्लॉइड है। और हैप्लॉइड जब आपस में फ्यूज होंगे तो बनेगा क्या बेटा? युग्मनज, ठीक है ना। आप उसको बोलोगे क्या बेटा? जाइगोट। क्या बोलोगे बेटा? जाइगोट। यस, जाइगोट की बात करें तो ये क्या होता है बेटा? डिप्लॉइड होता है। क्या होता है बेटा? ये डिप्लॉइड होता है, ठीक है। और जाइगोट से क्या बेटा? ऑफस्प्रिंग बनेंगे, या फिर आप उसको बोल सकते हो क्या? न्यू इंडिविजुअल। तो मेल गैमेट स्पर्म होता है जो कि हैप्लॉइड होता है, ठीक है, हिंदी में आप उसको शुक्राणु कहते हो। और फीमेल गैमेट जो है बेटा वो ओवम होता है, या फिर आप इसको बोल दोगे क्या? एग, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? ये भी हैप्लॉइड होते हैं, दोनों हैप्लॉइड, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। जब ये फ्यूज करेंगे बेटा तो बनेगा क्या? जाइगोट, जिसे आप बोलोगे क्या? युग्मनज। क्या बोलोगे बेटा? युग्मनज, जो कि होता है क्या? डिप्लॉइड, ठीक है। अब ये युग्मनज डेवलप होगा किसके अंदर? ऑफस्प्रिंग में, या फिर बात करें शिशु को जन्म देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट है बेटा तो पूछे, क्लियर यहां तक? चले आगे। यस, अब यहां तक हमने बात की है, इंट्रो लिया है केवल कि ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस हो रही है, क्या क्या पॉइंट है यहाँ पर, तो हमने थोड़ा डिस्कस किया है। अब हम मेन टॉपिक के ऊपर शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपके एनसीईआरटी के अंदर ही पहला पैराग्राफ दे रखा है कि कुछ घटनाएं बता रखी है उसने, उसे बोलते हैं हम जनन घटनाएं, ठीक है ना। बेटा आपके हिंदी वाला बैच है, ठीक है ना, हिंदी में तो मैंने लिखा हुआ ही है सब कुछ, उसके पास में मैंने साथ में इंग्लिश के वर्ड्स भी लिखे, ठीक है ना। तो जनन घटनाएं को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा क्या? रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इंग्लिश आप अभी से हैबिट में डालेंगे तो आपको नीट में भी बहुत अच्छी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो जनन घटनाएं की बात करें तो कौन कौन सी घटनाएं हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पर कि युग्मनज जनन, ठीक है ना। युग्मनज जनन की बात करें यहाँ पर क्या होता है बेटा? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना। क्या होता है बेटा? गैमेटोजेनेसिस, मतलब पहले गैमेट का फॉर्मेशन होना, ठीक है। यस बेटा, हिंदी मीडियम अगर आप चूज करते हैं तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन आते हैं और हिंदी में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दोनों में आते हैं। यस, युग्मक जनन की बात करें तो यहाँ पे हुआ क्या बेटा? गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होगा, मतलब क्या? युग्मनों की रचना। अब देखो, युग्मक का फॉर्मेशन होना, मेल के अंदर बात करें तो मेल गैमेट बनेगा, मतलब कि शुक्राणु बनेंगे। और फीमेल के अंदर बेटा क्या बनेंगे? अंडाणु बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अब गैमेट बन गए, अब गैमेट बनने के बाद क्या होगा बेटा? वहां पे गैमेट बन गए। अब ये जो गैमेट है इनको आपस में मिलना जरूरी है, ठीक है ना। स्पर्म है, ठीक है, और एक ओवम है। अब इन दोनों को मिलना जरूरी है। अब मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? कि मेल स्पर्म जो है, ठीक है ना, मेल के अंदर जो स्पर्म है, गैमेट जो है, वो मेल से फीमेल के अंदर ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। अभी ट्रांसफर जिस प्रोसेस से की जाती है उसे बोलते हैं बेटा हम क्या? इंसेमिनेशन। और हिंदी में बोलते हैं उसे वीर्य सेचन। वीर्य सेचन मतलब कि वीर्य का, सीमेन का फीमेल बॉडी के अंदर डालना, तो इसको क्या बोलते हैं आप बेटा? वीर्य सेचन। अब इसको डेफिनेशन की बात करें तो स्त्री जनन, ठीक है ना। स्त्री जनन पथ जो होता है, बोले तो क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में शुक्राणुओं का स्थानांतरण करना, मतलब ट्रांसफर करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करें स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण करना, अब किस पार्ट में किया जाता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वजाइना के अंदर किया जाता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या? योनि, ठीक है। तो शुक्राणुओं का स्त्री जनन पथ के अंदर स्थानांतरण करना क्या कहलाता है बेटा? वीर्य सेचन कहलाता है, या फिर आप उसको इंग्लिश में बोलते हो इंसेमिनेशन। नेक्स्ट इसके बाद में बेटा स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। वीर्य सेचन कर दिया। अब देखो, शुक्राणु चले गए कहां पे? स्त्री जनन पथ के अंदर। स्त्री जनन पथ के अंदर बेटा शुक्राणु चले गए हैं। अब ये क्या होंगे? जाके अंडाणु से मिलेंगे, ठीक है ना। अब ये जो शुक्राणु है किससे मिलेंगे बेटा? अंडाणु से मिलेंगे। मतलब क्या होगा? दोनों का फ्यूजन होगा, ठीक है। तो पुरुष तथा स्त्री वेफ युग्मकों का संयलन से द्विगुणित युग्मनज का बनना, मतलब क्या? जाइगोट का बनना,
ठीक है ना। जायगोट का बनना हो, जायगोट कैसे होते हैं बेटा, डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है ना, द्विगुणित, ठीक है ना। डिप्लॉइड जायगोट का बनना क्या कहलाता है बेटा, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और उसे हिंदी में कहते हैं बेटा आप निषेचन। क्या कहते हैं बेटा, निषेचन, ठीक है ना। अब ये कैसे प्रोसेस होती है वो सारा आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं केवल आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि हम क्या क्या स्टेप्स आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको पहले अभी आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, डिटेल में हम इसको पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, मिलना आपस में, क्या कहलाता है बेटा, फर्टिलाइजेशन, या फिर आप उसको हिंदी में बोलते हो निषेचन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन के बाद, यहाँ पे निषेचन के बाद क्या होगा बेटा, अंतरोपण होगा। क्या होगा बेटा, अंतरोपण, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक स्टेज आती है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट। क्या स्टेज आती है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनती है, वो ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार में जाके बेटा क्या होती है, रोपण हो जाती है, ठीक है ना, बोले तो इम्प्लांट हो जाती है, चिपक जाती है। उस प्रोसेस को आप बोलते हो क्या, अंतरोपण, या फिर बात करें इम्प्लांटेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं आप उसको, अंतरोपण, और इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो जो ब्लास्टोसिस्ट बना है वो यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर जाके चिपक जाए, उसको आप बोलोगे क्या, इम्प्लांटेशन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में प्रोसेस आता है बेटा, इम्प्लांटेशन के बाद में वहां पे गेस्टेशन पीरियड चलेगा, बोले तो क्या, गर्भाकाल, ठीक है ना, या फिर आप उसको बोल सकते हो गर्भावधि, ठीक है ना, मतलब गर्भ की अवधि, ठीक है ना। जो पीरियड है, गर्भ का जो पीरियड है, मतलब बात करें एक इंटरवल 9 महीने का जो पीरियड होता है गर्भ का, ठीक है, उसको आप बोलते हो क्या, गेस्टेशन पीरियड, ठीक है ना, जिसको हम तिमाही में पार्ट डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 3 3 महीने, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, ठीक है, 3 3 महीने के, हम डिस्कस करेंगे आगे उसे, ठीक है। अब इस दौरान क्या होता है बेटा, जो भ्रूण बना है उसमें क्या होगा बेटा, परिवर्तन होगा, ठीक है। आप इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियो में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब उसके बाद में एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो गया, अब जब एम्ब्रियो डेवलप हो गया है पूरा, अब वो डेवलप्ड एम्ब्रियो क्या होगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाके किसमें, फीटस के अंदर, और न्यू बॉर्न बेबी का क्या होगा बेटा, बर्थ होगा, मतलब कि डिलीवरी होगी किसकी, शिशु की डिलीवरी होगी, शिशु का जन्म होगा, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, प्रसव। क्या बोलते हैं बेटा, प्रसव। प्रसव को हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, पार्चुरेशन, मतलब शिशु का जन्म, ठीक है। तो भ्रूणीय परिवर्धन के बाद जब पूरा डेवलपमेंट हो जाता है बच्चा का, ठीक है ना, 9 महीने का पीरियड पूरा हो जाता है, तो उसके बाद में होता है बेटा क्या, प्रसव, पार्चुरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं यहाँ पे शिशु का जन्म होना, ठीक है ना। तो न्यू बॉर्न बेबी क्या हुआ है, यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अब देखो एम्ब्रियो बेटा भ्रूण को कहते हैं हम, भ्रूण जो स्टेज होती है एम्ब्रियो, ठीक है ना। अब ये क्या होता है बेटा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। 2 महीने तक जब जाइगोट बनता है, ठीक है ना, युग्मनज बनता है, युग्मक के फ्यूजन से जब युग्मनज बनता है, तो वो डिप्लॉयड जो युग्मनज है, जाइगोट है, वो आगे उसमें कंटिन्यू सेल के अंदर डिवीजन होता है, जिसको आप बोलते हैं क्लीवेज, ठीक है ना। हम इसको आगे पूरा डिस्कस करेंगे। तो एक पीरियड होता है, ठीक है ना, 2 हफ्ते तक, तो वहां पे एमब्रियो बोल देते हैं उसे। तो ये हम पूरा डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना, आप इसको टेंशन मत लीजिए, ये पार्ट पूरा हम डिस्कस करेंगे, केवल मैं आपको बता रहा हूँ। ब्लास्टोसिस्ट की बात करें तो ये एक स्टेज होती है एमब्रियो के डेवलपमेंट की, मॉडुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, ठीक है ना, ये स्टेजेस होती है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट जो है वही जाके चिपकता है किसके अंदर बेटा, गर्भाशय के अंदर, ठीक है ना, वही इंप्लांट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे टर्म लिखी है ब्लास्टोसिस्ट, क्लियर। तो यहाँ पर हमने बेटा केवल सीक्वेंस देखी है, अभी मैंने डिटेल में कुछ नहीं बताया, मैं आपको बताने चाह रहा हूँ बस कि हम मैं क्या क्या पॉइंट आपके सामने रखूंगा जिससे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस के इवेंट की बात करें, जनन घटनाएं की बात करें, तो कौन कौन सी है यहाँ पे। तो सबसे पहला बात करें यहाँ पर, युग्मक जनन हुआ, बोले तो क्या, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। देन वीर्य सेचन, बोले तो क्या हुआ, इंसेमिनेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद में बात करें निषेचन, बोले तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, दो युग्मक जो है वो क्या होंगे बेटा, आपस में मिलेंगे और युग्मनज का निर्माण होगा, ठीक है ना, बोले तो जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड। देन उसके बाद में जाइगोट से वहां पे उसमें क्लीवेज होगा और इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन बोले तो अंतरोपण, तो किसका होगा, ब्लास्टोसिस्ट का होगा। किसका होगा बेटा, ब्लास्टोसिस्ट का होगा। देन इम्प्लांटेशन के बाद भ्रूणीय परिवर्तन होगा, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चलता रहेगा 9 महीने तक, 9 महीने तक पूरा डेवलपमेंट चलता रहेगा। तभी तो बात करें केवल एक जाइगोट से
केवल एक इतना छोटा सा जाइगोट से कितना बड़ा बेबी बन जाता है, ठीक है ना। बेबी जब बर्थ लेता है तो उसकी कोई हाइट है, कोई स्ट्रक्चर है, वो सारा क्या कहलाता है बेटा, भ्रूण परिवर्तन कहलाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। तो गर्भावधि, या फिर आप उसको इंग्लिश में बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, या फिर आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं गर्भकाल। क्या बोल सकते हैं बेटा, गर्भकाल, ठीक है ना। देन उसके बाद में जब पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, पूरा परिवर्तन कंप्लीट हो जाता है, 9 महीने पे क्या होता है बेटा, वहां पे प्रसव होगा, ठीक है ना, पार्चुरेशन प्रोसेस होता है, जिसको हम बोलते हैं शिशु का जन्म होना, ठीक है ना, शिशु जन्म लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये इवेंट्स देखी थी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है सब कुछ। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, इन सबको हम प्रोसेस को सारे डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना, पूरा डिटेल में हम इसको देखेंगे अच्छे से। केवल मैंने आपको आइडिया दिया है, हिंट दिया है कि हम आगे पढ़ने क्या चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बेटा बात आती है कि अब देखो, जनन की बात करें यहाँ पर, तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है, कुछ संरचनाएं हैं। तो अलग अलग संरचनाएं का निर्माण हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर बेटा कि जो जनन तंत्र है, बोले तो क्या बोलते हैं आप इसको इंग्लिश में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलते हो बेटा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये जो जनन तंत्र है, अब ये तंत्र बना कैसे, इसका विकास कैसे हुआ है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, इतना ज्यादा याद नहीं रखना है ये डायग्राम के बारे में, बस केवल आपको हिंट दे रहा हूं मैं, ठीक है। एक मीजोनेफ्रॉस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है ना। तो जब एम्ब्रियो होता है उसके अंदर मीजोनेफ्रॉस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इंग्लिश में नाम यही है, हिंदी में भी ये नाम यही है। मैंने इसलिए आपको बोला था कि आप जब मेडिकल में जाएंगे तो टर्म सारी इंग्लिश में रहेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए आप अभी से ही हैबिट डालें। ये जो मीजोनेफ्रॉस है बेटा, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको दो नाम याद रखने हैं। एक है मुलेरियन नलिका नलिका, और एक है बेटा क्या, वुल्फियन नलिका। ये दो पॉइंट आपको याद रखने, एक है मुलेरियन और एक है क्या बेटा, वुल्फियन, ठीक है। अब देखो, जो वुल्फियन नलिका है वो किसके अंदर होती है बेटा, नर के अंदर। मैं इसको वापस क्लियर कर देता हूं। यस, जो वुल्फियन नलिका होती है बेटा, वो किसमें पाई जाती है, नर के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है, मेल के अंदर। मेल के अंदर क्या पाई जाती है बेटा, वुल्फियन नलिका, ठीक है। और जो मुलेरियन नलिका है बेटा, वो किसमें पाई जाती है बेटा, मादा के अंदर। बेटा बोले तो किसमें, फीमेल के अंदर। ये फीमेल का साइन होता है, और ये किसका साइन होता है बेटा, मेल का साइन होता है, ठीक है। अब नर के अंदर बात करें यहाँ पर, तो वुल्फियन नलिका का निर्माण होता है, और इसी वुल्फियन नलिका से मेल के अंदर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब देखो, आपको इतना पता है कि मेल जो गैमेट होते हैं, ठीक है ना, उसमें बात करें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, कौन से होते हैं, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई क्रोमोसोम है। अब ये जो एक्स वाई है, अब इस वाई के ऊपर बेटा, वाई के ऊपर प्रेजेंट होता है एक जीन होता है, ठीक है ना। एक जीन प्रेजेंट होता है, उसका नाम है क्या बेटा, एस आर वाई जीन। क्या नाम है बेटा, एस आर वाई। ये इंग्लिश टर्म ही है पूरा। तो एस आर वाई जीन, जिसे आप बोलते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, मतलब कि बात करें यहाँ पर वाई जो मेल, जो एक बात करें मेल डिटरमाइन करने के लिए, मतलब आप बोलते हैं ना कि वो मेल है, तो वो मेल किस वजह से बना है, तो यहाँ पर वो वाई की वजह से बना है, क्योंकि एक्स तो मेल फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं। अब वाई की वजह से ही मेल का कैरेक्टर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं आप सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम, ये एस आर वाई जीन। अब ये एस आर वाई जीन क्या करता है बेटा, सर्टोली कोशिकाओं को, ठीक है ना, सर्टोली कोशिकाएं हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होती है सर्टोली सेल्स, ठीक है ना, आपने पढ़ा भी होगा पहले बार, ठीक है ना। तो सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है, वहां से रिलीज कराता है किसका, एएमएच को। किसको रिलीज कराता है बेटा, एएमएच को। एएमएच को बोलते हैं हम एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ठीक है। अब ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है, अब देखो ये क्यों रिलीज कराया है, देखना ध्यान से। अब एएमएच क्यों रिलीज कराया, क्योंकि देखो वुल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट दोनों ही डेवलप होने जा रही थी, बट बात करें वुल्फियन ही डेवलप हुई मेल के अंदर, मुलेरियन नहीं हुई। अगर मुलेरियन डक्ट होती, डेवलप हो जाती, ठीक है ना, मुलेरियन डक्ट से तंत्र का निर्माण हो जाता, तो फीमेल जैसे कैरेक्टर आ जाते। अब इस मुलेरियन डक्ट का, मुलेरियन नलिका का निर्माण होने से रोकना है, तो ये एक एंटी मुलेरियन हार्मोन सिक्रेट होता है। कहां से होता है बेटा, मेल के अंदर सर्टोली सेल से। अब ये एंटी मुलेरियन जो हार्मोन है, ठीक है ना, ये जो हार्मोन है एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये क्या करता है,
मुलेरियन नलिका को मेल के अंदर डेवलप नहीं होने देता है। ठीक है, यस बेटा, ये मॉड्यूल के अंदर लिखा हुआ नहीं है, पर एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, मॉड्यूल के अंदर इतना वोल्फियन डक्ट आपको नाम मिल जाएंगे, मुलेरियन, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये सब नाम आपको मिलेंगे, बट ये प्रोसेस कैसे होगा वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, वही मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ इसीलिए। ठीक है, अब देखो मेल के अंदर ये हार्मोन बना एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट नहीं होने देगा मेल के अंदर। ठीक है, मेल के अंदर बात करें मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा, इसीलिए फीमेल जैसे कैरेक्टर मेल के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है ना, फीमेल जैसे बात करें कैरेक्टर जो मेल के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं। अब फीमेल में बात करें तो मुलेरियन नलिका डेवलप होगी। अब ये मुलेरियन नलिका से क्या होगा बेटा, मादा में होती है, और मादा जनन तंत्र का क्या होगा बेटा, निर्माण होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो वाई तो है नहीं, एक्स एक्स है, तो वाई है नहीं, तो मेल जैसे कैरेक्टर आएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल है वोल्फियन नलिका, और एक होता है बेटा क्या, मुलेरियन नलिका। क्लियर यहाँ तक? यस, मॉड्यूल में बेटा ये पार्ट नहीं दे रखा है आपको, बट आपकी यहाँ पे टर्म्स आएंगे, तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि मेल की बात करूं, ठीक है ना, क्या पॉइंट याद रखना है, मेल के अंदर बात करें तो क्या होता है बेटा, वोल्फियन डक्ट, वोल्फियन डक्ट होती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बने हैं, संरचनाएं बनी है, वो कैसे बनी है, तो आप आंसर क्या देंगे, मुलेरियन डक्ट। क्या बोलोगे बेटा, मुलेरियन डक्ट। बस केवल आपको इतना पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पे बात करें तो एक पॉइंट और दे रखा है, वो भी आपको बताता हूं। यस, यहां पर बेटा अगर मैं बात करूं मेल के अंदर वोल्फियन डक्ट बनी थी, मुलेरियन डक्ट नहीं बनी ना नर के अंदर। अब ये मुलेरियन डक्ट नहीं बनी तो उसका कुछ रेमिनेंट पार्ट रह जाता है। ठीक है ना, मतलब अगर वो कोई चीज सिकुड़ती है तो सिकुड़ा हुआ पार्ट रह जाता है। तो मेल के अंदर, नर के अंदर मुलेरियन नलिका का विघटन रह जाएगा, उसे आप बोलोगे प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। इंग्लिश नेम ही है, क्या बोलोगे बेटा, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। और मादा के अंदर, मादा के अंदर क्या बनती है बेटा, मुलेरियन डक्ट तो बनती है, वोल्फियन डक्ट क्या रह जाती है, सिकुड़ के एकदम छोटी रह जाती है, तो उसका विघटन क्या कहलाता है बेटा, इपुफोरॉन। क्या बोलते हो बेटा आप उसको, एपुफोरॉन। अब ये दो पॉइंट आपको याद रखे तो याद रख सकते हैं, बाकी इतना याद इंपॉर्टेंट नहीं। ये वाला पार्ट जो है, ये पॉइंट जो है, ये क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर यहां तक? यस बेटा, डायग्राम केवल आपको ऐसे ही बताने के लिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, डायग्राम आता नहीं है, ये डायग्राम बाहर का है। देखो मीजोनेफ्रॉन्स यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं, ये एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अर्ली एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि डेवलप हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर। लाइक मैं बात करूंगा, एपिडिडाइमस बना, ठीक है ना, सेमिनल वेसाइकल बना। ठीक है ना, सेमिनल वेसाइकल आपने सुना होगा, रिप्रोडक्टिव एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है मेल के अंदर। ठीक है ना, तो ये सारे डेवलप स्ट्रक्चर जो है वो इन्हीं से हुए हैं। ठीक है ना, किससे, मेल के अंदर वोल्फियन डक्ट से हुए हैं, और फीमेल के अंदर मुलेरियन डक्ट से हुए हैं। ठीक है, बस आपको केवल इतना याद रखना है। क्लियर यहां तक? चले आगे। पॉइंट आपको, बस ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा आता है जनन अंग के प्रकार। ठीक है ना, यस बेटा, आपको मॉड्यूल या तो अभी पार्सल के थ्रू मिल जाएगी, या फिर क्या पता अभी नेक्स्ट मंथ से क्लासेस ऑफलाइन भी स्टार्ट हो जाए, तो आपको यहाँ जब आएंगे तब आपको मिल जाएगी। वो भी डिसाइड हो जाएगा थोड़े टाइम में कि आपको पार्सल करनी है या फिर यहाँ पे बुला के और यहीं देनी है। ठीक है ना, आपको मिल जाएगी, अभी पीडीएफ फॉर्मेट में तो मिला होगा आपको। ठीक है ना बेटा, यस। जनन अंग के प्रकार की बात करें तो बेटा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जनन अंग को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है ना, अब ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है बेटा, दो टाइप के होते हैं। ठीक है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक होते हैं और एक द्वितीय सेकेंडरी होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला आता है बेटा क्या, प्राथमिक जनन अंग। क्या आता है बेटा, प्राथमिक जनन अंग, जिसे आप एक और नाम से पुकारते हैं मुख्य जनन अंग। मुख्य बोले तो क्या, मेन। ठीक है ना, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या फिर आप उसको बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब बात आती है कि सर ये दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं, तो क्या मतलब है इसका। तो सबसे पहले आता है कि जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं, ठीक है ना, हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्राथमिक जनन अंग पहले। अब इन प्राथमिक जनन अंग के अंदर बेटा की बात करें
तो युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक बोले तो क्या बेटा, गैमेट का निर्माण होगा। ठीक है, साथ ही साथ बात करें जनन हार्मोन, बोले तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन, सेक्स हार्मोन, ये प्रोड्यूस होंगे किसके अंदर, प्राथमिक जनन अंग के अंदर। ठीक है ना, तो क्या क्या होंगे, एक तो गोनेट्स होंगे, ठीक है ना, गैमेट का फॉर्मेशन होगा गोनेट्स के अंदर, और साथ ही साथ बात करें वहां पे उन्हीं गोनेट से, ठीक है ना, क्या निर्माण होगा, जनन हार्मोन का निर्माण होगा, सेक्स हार्मोन का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखिए मेल एंड फीमेल को यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है। मेल के अंदर बेटा होता है जो गोनेड होता है, आप उसको बोलते हैं क्या, वृषण। वृषण बोले तो क्या बेटा, टेस्टिस। क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टिस। ठीक है, अब इन टेस्टिस के अंदर, ये टेस्टिस जो वर्ड है ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है ना, अगर TES ये जो टर्म होता है तो उसके अंदर मतलब कि सिंगल टेस्टिस की बात करें। अगर दो टेस्टिस प्लूरल की बात करें, बहु, ठीक है ना, तो क्या होता है बेटा, TES। ठीक है ना, ये होता है प्लूरल। ये क्या है बेटा, प्लूरल। ठीक है, और ये क्या है बेटा, सिंगुलर है। ठीक है ना, अब देखो मेल के अंदर क्या है बेटा, वृषण होते हैं। अब इन वृषण के अंदर निर्माण होता है किसका, शुक्राणुओं का। शुक्राणुओं का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। कैसे होता है वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा। ठीक है ना, तो ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर दे रखा है बेटा आपको, हम डिटेल में देखेंगे स्ट्रक्चर को, बस केवल आपको आइडिया दे रहा हूं अभी। ठीक है ना, तो शुक्राणुओं का निर्माण होगा, मतलब युग्मक का निर्माण हो गया, गैमेट बन गया। ठीक है, साथ ही साथ बात करें यहाँ पे जनन हार्मोन, सेक्स हार्मोन भी बनेंगे, तो कौन सा बनेगा यहाँ पे, टेस्टोस्टेरोन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये लाइन आ गई इसके ऊपर, मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, क्या हार्मोन बनेगा बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा, जिसे आप एंड्रोजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एंड्रोजन कैटेगरी एक ब्रॉड टर्म है। एंड्रोजन का क्या होगा बेटा, यहाँ पे निर्माण होगा। ठीक है, अब मेल के अंदर क्या है बेटा, टेस्टिस है, गोनेड। ठीक है, जिसके अंदर शुक्राणु स्पर्म बने हैं, और हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। अब बात करें फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर प्राथमिक जनन अंग कौन सा है, तो आप उसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं बेटा, अंडाशय, या फिर आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ओवरी। क्या बोलते हैं बेटा, ओवरी। ठीक है, अब इनमें निर्माण होगा किसका बेटा, अंडाणु का निर्माण होगा, बोले तो क्या, एग का निर्माण होगा। ठीक है, या फिर आप उसको बोल सकते हैं क्या, ओवम। ठीक है ना, ओवम, ओवा, तो हम ये आगे डिस्कस करेंगे। तो अंडाणु का निर्माण होगा, जो कि क्या है बेटा, फीमेल गैमेट है। क्या है बेटा, फीमेल गैमेट है। नेक्स्ट बात करें, हार्मोन कौन सा बनेगा, सेक्स हार्मोन की बात की है हमने, जनन हार्मोन की बात की है, तो हार्मोन कौन सा बनेगा, तो हार्मोन दो है यहाँ पे, एस्ट्रोजन है, और साथ ही साथ क्या है बेटा, प्रोजेस्टेरोन है। और अगर आपको एक सेलेक्ट करना हो, ठीक है ना, कि कौन सा सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा, आंसर जाएगा क्या, एस्ट्रोजन। ठीक है ना, क्या जाएगा बेटा, ईस्ट्रोजन। यस बेटा, एंड्रोजन की बात करें, एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं एक ब्रॉड कैटेगरी टर्म है। ठीक है ना, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के स्टेरॉइडल हार्मोन्स आते हैं, उसमें से एक नाम है क्या बेटा, टेस्टोस्टेरोन। तो अगर टेस्टोस्टेरोन ना हो, एंड्रोजन लिखा हो, तो आप उसको भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने ब्रैकेट में इसको एंड्रोजन लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने दो अंग की बात की, प्राथमिक अंग जनन अंग में दो है। नर के अंदर क्या है बेटा, वृषण, और मादा के अंदर क्या है बेटा, अंडाशय। वृषण के अंदर निर्माण होगा किसका बेटा, शुक्राणु का। ठीक है, तथा जनन हार्मोन कौन सा है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल के अंदर बात करें, अंडाशय जो है उसके अंदर निर्माण होगा अंडाणु का। ठीक है, और यहाँ पर बात करें एस्ट्रोजन जो है, ठीक है ना, ईस्ट्रोजन जो है, इसको इंग्लिश में टर्म लिख लेता हूँ, ईस्ट्रोजन। अब ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, ये क्या है बेटा, सेक्स हार्मोन है, या फिर आप इसको बोलते हो जनन हार्मोन। ठीक है, एक आपको सेलेक्ट करना हो तो एक सेलेक्ट करना होगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों में से एक सेलेक्ट करना हो, सेक्स हार्मोन कौन सा, फीमेल के लिए, तो आप आंसर क्या जाएगा बेटा, ईस्ट्रोजन जाएगा, क्योंकि मेन हार्मोन कौन सा होता है, ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन तो बात करें यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओवुलेशन के बाद मेनली सिक्रीट होता है। ठीक है, और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रहता है। बट मेन मेन जो चेंजेस हैं वो कौन कराता है, ईस्ट्रोजन कराता है। ठीक है ना, लाइक बात करें फीमेल के जो कैरेक्टर है, ठीक है ना, लाइक बात करें हाई पिच वॉइस होना, ठीक है ना, पिच बहुत ज्यादा होती है, तीखी आवाज होती है, किसकी वजह से, ये सारे हार्मोन जो चेंजेस है, हार्मोनल चेंजेस, वो ईस्ट्रोजन की वजह से, इसलिए हम इसको मेन मानते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने पहला पढ़ा है प्राथमिक जनन अंग, अब हम पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय जनन अंग। ठीक है ना, द्वितीय जनन अंग को आप एक और नाम से बोलते हैं सहायक जनन अंग। ठीक है ना, सहायक बोले तो क्या, एसेसरी। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, एसेसरीज। तो आपने टर्म सुना होगा एसेसरीज, लाइक बात करें आप मोबाइल लेते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, एसेसरीज आती है। ठीक है, लाइक एडेप्टर आ गया, उसके ईयरफोन्स आ गए, ठीक है ना, साथ में यूएसबी केबल आ गई।
मतलब हेल्प कर रहे हैं उस मोबाइल को चलाने के लिए। अगर चार्जर नहीं होगा तो मोबाइल स्टार्टिंग में जितनी बैटरी है उतनी चला लोगे, उसके बाद चार्ज कैसे करोगे? तो ये सारे क्या है, एसेसरीज है। ठीक है, अब यहाँ पर भी बात करें तो अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण तो हो गया है, बट ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेंगे कैसे? ठीक है ना, ये आपस में बात करें फर्टिलाइज होंगे कैसे? तो इनको एक पाथ से गुजरना पड़ेगा, एक रास्ते से गुजरना पड़ेगा। ठीक है ना, और साथ में इनको मिलाने के लिए कुछ सहायता जरूरत पड़ेगी, और वो प्रदान होगी किससे? सहायक जनन अंग से प्रदान होगी। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोलते हैं बेटा? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर यहां तक? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखिए, द्वितीय जनन अंग के अंदर अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये सभी युग्मकों को मार्ग प्रदान करते हैं। युग्मक बोले तो क्या, गैमेट को एक पाथ प्रोवाइड करते हैं, एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, रास्ता प्रदान करते हैं। एवं नर युग्मक व मादा युग्मक, ठीक है ना, बोले तो क्या, स्पर्म एंड ओवम के जुड़ने में सहायक होते हैं। बोले तो क्या, फ्यूजन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं बेटा? फ्यूजन के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन के अंदर क्या करेंगे बेटा? हेल्प करेंगे। ऐसे ऑर्गन क्या कहलाएंगे बेटा? द्वितीय जनन अंग, या फिर आप उसको बोलोगे क्या, सहायक जनन अंग। क्लियर यहां तक? अब बात करते हैं मेल एंड फीमेल के अंदर कौन कौन से द्वितीय जनन अंग है, या फिर आप उसको बोलोगे क्या इंग्लिश में, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूं नर के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसके अंदर? नर के अंदर। तो नर के अंदर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है अधिवृषण। क्या है बेटा? अधिवृषण। तो नर के अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहला आता है क्या? अधिवृषण। अधिवृषण को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं बेटा? एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस। ठीक है, अब ये एपिडिडाइमस क्या होता है, ये हम स्ट्रक्चर देखेंगे टेस्टिस के अंदर, अभी आपको केवल नाम याद रखने हैं। सेकंड है बेटा क्या? शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी को बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। ठीक है, अब ये देखो, ये वाली आपको ये जो दिख रही है ना, ये नलिका, ये वाली जो नलिका है बेटा, इसको आप बोलोगे क्या? वास डिफरेंस। क्या बोलोगे बेटा? वास डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में है बेटा शुक्राशय। शुक्राशय की बात करें, इसको बोलते हैं हम सेमिनाइल ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा? सेमाइनल ग्लैंड। ठीक है ना, क्या बोलेंगे बेटा? सेमाइनल ग्लैंड। ठीक है, या फिर आप इसको बोलते हो सेमिनल वेसाइकल भी बोल सकते हैं, सेमिनल ग्लैंड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद में बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, या फिर आप उसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। ठीक है ना, दोनों नाम एक ही है। ठीक है, ये स्लैश लगा दिया मैंने, तो आप उसको बल्बो यूरेथ्रल भी बोल सकते हो और काउपर्स ग्लैंड भी बोल सकते हो। लास्ट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेकेंडरी कौन सा है? शिश्न, या फिर आप इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं क्या बेटा? पेनिस। ठीक है, तो ये जो सारे हमने स्ट्रक्चर पढ़े हैं, ये क्या है बेटा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है बेटा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। किसके अंदर? मेल के अंदर। तो क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल? मैंने ऑप्शन दे दिया है बेटा क्या? टेस्टिस दे दिया। ठीक है ना, देन उसके बाद में दे दिया एपिडिडाइमस। ठीक है, विच देन उसके बाद में दे दिया वास डिफरेंस, और एक दे दिया मैंने क्या? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इसमें से कौन सा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, कौन सा नहीं है? आंसर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, कौन सा नहीं है बेटा? फर्स्ट। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा नहीं है बेटा? फर्स्ट। टेस्टिस इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है ना, तो टेस्टिस क्या है बेटा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, गैमेट का फॉर्मेशन कराता है। बाकी एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या है बेटा? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है मेल के अंदर। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट आता है बेटा मादा के अंदर, देखते हैं मादा के अंदर कौन कौन से जनन अंग है, कौन से द्वितीय जनन अंग है। यस, सेमिनल ग्लैंड की मैं बेटा बात करूं तो ये होते हैं, पेयर होती है। ठीक है ना, पेयर्ड होती है, मतलब दो प्रेजेंट होती है, दो ग्लैंड होती है लेफ्ट साइड में। ठीक है, प्रोस्टेट जो है वो सिंगल है। ठीक है ना, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड। ठीक है ना, और अगर मैं बात करूं बल्बो यूरेथ्रल ये या फिर काउपस ग्लैंड, ये भी क्या है बेटा? पेयर्ड है। हम इसको बाद में भी देखेंगे, पर अब ये आपको मैंने आइडिया दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें
मादा के अंदर। अब मादा के अंदर बेटा बात करें तो कौन कौन से द्वितीय जनन अंग है? सबसे पहला बेटा फैलोपियन नलिका, आप इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। एक और नाम से आप इसको बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ओविडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में गर्भाशय, गर्भाशय को आप बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं बेटा? यूट्रस, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आप बोले योनि, योनि को हम बोलते हैं इंग्लिश में वजाइना। क्या बोलते हैं बेटा? वजाइना। और लास्ट में है बार्थोलिन ग्लैंड। अब देखिए बेटा कंफ्यूज मत होना, एक है बल्बो यूरेथ्रल और एक है बार्थोलिन। बल्बो यूरेथ्रल होती है मेल के अंदर, ठीक है ना, नर के अंदर, और बार्थोलिन किसके अंदर होती है बेटा? फीमेल के अंदर, मादा के अंदर, ठीक है। अब देखिए फैलोपियन नलिका ओविडक्ट, इसको हम बोलते हैं अंडवाहिनी, ठीक है ना। अब ये अंडवाहिनी जो है, यहाँ पे देखो आपको ये वाली जो ट्यूब दिख रही है, ये क्या है बेटा? फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या है बेटा? फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है? यूट्रस है। क्या है बेटा? यूट्रस। और ये वाला जो रीजन है, ये क्या है? वेजाइना, ठीक है। और इस साइड ही, वेजाइना के इस साइड ही बात करें, लेटरल साइड ही ओपनिंग होती है डक्ट की, किसकी? बार्थोलिन ग्लैंड की, ठीक है ना। हम इसको आगे देखेंगे। यस, बार्थोलिन ग्लैंड भी बिल्कुल पेयर्ड होती है, बार्थोलिन ग्रंथि भी पेयर्ड है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पेयर्ड है ये भी। यस, वास इफरेंशिया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, मेल गैमेट का जहां फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर, उसका पार्ट है ये वास डिफरेंस। याद रखिएगा, वास डिफरेंस मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या है बेटा? प्राइमरी है। मतलब टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होने वाले जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाते हैं बेटा? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाते हैं, ठीक है। वास डिफरेंस टेस्टिस का पार्ट है, हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर इंक्लूड होता है, इसलिए हम उसको प्राइमरी में इंक्लूड करते हैं, सेकेंडरी में नहीं करेंगे। वास डिफरेंस सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। पेयर्ड मीन्स बेटा दो, जिसे हम बोलते हैं ना कि हमारे लिम्स, ठीक है ना, अग्रपात जो है वो पेयर्ड है, मतलब एक लेफ्ट है एक राइट है। तो इसका मतलब पेयर्ड मतलब दो, ठीक है ना। आप सॉक्स के लेने जाते हो, सॉक्स पेयर होते हैं, ठीक है ना, वन पेयर सॉक्स, ठीक है ऐसा। अब देखिएगा यहाँ पर जोड़ा, हाँ हिंदी में इसे बोलते हैं जोड़ा, ठीक है ना, पेयर, ओके, ठीक है। ये बड़ा अच्छा वर्ड है जोड़ा, ओके। अब यहाँ पर हमने बात की बेटा, द्वितीय जनन अंग की बात हो गई है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोला है बेटा? स्तन। अब देखो यहाँ पर पॉइंट को मैं आपको दिखाने के लिए इसको रब करना पड़ेगा मुझे थोड़ा, ठीक है। आप इसको हल्का सा जूम करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको ये दिखने लग जाएगा। यस, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, लेबियम मेजोरम माइनोरा कौन से ऑर्गन में प्राइमरी सेकेंडरी? ऑब्वियसली बेटा ये प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है, ठीक है ना। हम वजाइना का स्ट्रक्चर, वल्वा का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ठीक है ना, उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा। मैंने आपको क्या बोला कि प्राइमरी के अंदर, मेल के अंदर बात करें तो केवल टेस्टिस आएगा, और फीमेल के अंदर बात करें तो केवल और केवल क्या आएगा बेटा? ओवरी आएगा। बस ये प्राइमरी, इसके अलावा बाकी सारे क्या है? सेकेंडरी। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है सामने, पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा, स्तन के बारे में, ब्रेस्ट के बारे में। स्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेस्ट। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता कि ब्रेस्ट जो है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है क्या? तो आंसर क्या है बेटा? ये गलत। ब्रेस्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। क्या है बेटा? ये द्वितीय लैंगिक लक्षण है, कैरेक्टर है, ना कि अंग है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, नीट में भी पूछा गया कि ब्रेस्ट जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है? तो आंसर क्या जाएगा बेटा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, बोले तो द्वितीय लैंगिक लक्षण है, ठीक है ना। क्योंकि बात करें, हमने बात की द्वितीय अंग कौन से? द्वितीय जनन अंग उन्हें कहेंगे हम जो कि बात करें फर्टिलाइजेशन में हेल्प करे, ठीक है ना, युग्मक के जुड़ने में हेल्प करे। अब ब्रेस्ट क्या हेल्प करता है? स्तन कोई हेल्प थोड़ी ना करता है। प्रेगनेंसी के बाद यहाँ पे बात करें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ठीक है ना, बच्चे को, शिशु को दूध पिलाने में सहायक है, ठीक है ना। तो एक कैरेक्टर है फीमेल का, मेल के अंदर नहीं होते, फीमेल के अंदर होते हैं, इसलिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ना कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है, स्तन जो है, ब्रेस्ट क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या फिर द्वितीय लैंगिक लक्षण। क्लियर यहाँ तक? तो क्वेश्चन आए, गलती मत करना, क्वेश्चन आता है, बच्चे अक्सर गलती करते। क्लियर यहाँ तक? चले आगे। यस, नेक्स्ट बात आती है जनन अंग का विकास, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट
पढ़ने जा रहे हैं कि जो जनन अंग है, ठीक है ना, भ्रूण अवस्था के अंदर जनन अंग की मैंने बात की है, ठीक है, तो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जनन अंग है, ठीक है, वृषण और अंडाशय की हम बात करेंगे मेनली, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो मेनली जनन अंग दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीय। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं अभी सबसे पहले किसकी, प्राथमिक, ठीक है ना। प्राथमिक की बात करें तो भ्रूण अवस्था के दौरान वृषण बोले तो क्या, टेस्टिस, ठीक है, और अंडाशय बोले तो क्या, ओवरीज, ठीक है ना, ओवरीज, ठीक है। तो टेस्टिस और ओवरीज जो है वो किससे डेराइव हुए हैं, ओरिजिन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिजिन क्या है बेटा, मीजोडर्मल ओरिजिन है। क्या है बेटा, मीजोडर्मल ओरिजिन, मीजोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। किससे विकसित हुए हैं, मीजोडर्म लेयर से हुए हैं। तीन जर्मिनल आपको लेयर पता होगी, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है ना। तो उसमें बात करें जो गैम गोनेट्स है, फीमेल में ओवरी, मेल के अंदर टेस्टिस बोले तो अंडाशय और वृषण, ये दोनों किससे निर्मित हुए, किससे विकसित हुए हैं, मीजोडर्म से हुए हैं। किससे हुए बेटा, मीजोडर्म से हुए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात करें, ये विकसित हुए कहां पर, ठीक है ना। इनका विकास जो ये गोनेट बने हैं, वृषण और अंडाशय, नर के अंदर वृषण, मादा के अंदर अंडाशय, ये बने कहां पर है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीजोडर्म बेटा जर्मिनल लेयर है, तीन लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ठीक है ना। उसमें से ये मीजोडर्म से बने, ये सारे आपके एनिमल टिश्यू के अंदर बताया जाएगा आपको डायवर्सिटी के समय भी, ठीक है ना, कि तीन लेयर बनती है। ओके, अब देखिए, अब इन दोनों का निर्माण, बहुत ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन आता है, थियरी क्वेश्चन, क्या, कि वृषण जो कि मेल के अंदर होता है और अंडाशय फीमेल के अंदर होता है, वृषण और अंडाशय दोनों का निर्माण रेस्पेक्टिवली नर और मादा के अंदर अलग अलग है, क्योंकि नर के अंदर क्या है बेटा, वृषण, और मादा के अंदर अंडाशय, दोनों का निर्माण जो है वो भ्रूण अवस्था के दौरान कहाँ होता है, तो होता है कहाँ पे, उदर गुहा के अंदर, बोलो तो आप इसको बोलते हैं इंग्लिश में एब्डोमिनल कैविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर दोनों का निर्माण होता है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर दोनों का निर्माण होता है जब बच्चा पेट में होता है, ठीक है ना, माँ के गर्भ में होता है, गर्भाशय के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर, तब जाके यहाँ पे नर के अंदर बात करें तो वृषण का, और मादा के अंदर अंडाशय का निर्माण होता है, और ये दोनों पड़े रहते हैं कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी, या फिर आप इसको हिंदी में बोलते हैं उदर गुहा, ठीक है। अब बर्थ के समय या फिर जस्ट बिफोर बर्थ, ठीक है ना, जन्म से पहले, शिशु का जब जन्म होता है उससे पहले, या फिर बात करें शिशु के जन्म से जस्ट पहले, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि 8th मंथ के एंड तक, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, या फिर बर्थ के समय नर के अंदर वृषण जो है उदर गुहा से निकल कर कहां पर आ जाती है, वृषण कोश के अंदर आ जाती है, जिसे आप बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बेटा, स्क्रोटम, या फिर आप इसको एक और नाम से बोलते हैं स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। एक थैला नुमा, थैली नुमा एक स्ट्रक्चर होता है स्क्रोटल सैक, ठीक है ना। अभी स्क्रोटल सैक के अंदर वृषण आ जाते हैं, जबकि बात करें फीमेल के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो अंडाशय था वो वहीं रहता है, वहां से वो हटता नहीं है। तो नर के अंदर बात करें तो वृषण जो है वो उतर कर, ठीक है ना, एक इंग्वाइनल एक कैनाल होती है, ठीक है ना, एक कैनाल होती है जिसको बोलते हैं हम इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है ना, एक टर्म आती है इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है ना। अभी मैं डिस्कस करूंगा बेटा, ये आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। कैनाल के थ्रू उतर के वृषण कोश, स्क्रॉटल सैक के अंदर बेटा टेस्टिस आ जाते हैं मेल के अंदर, और बात करें फीमेल के अंदर बात करें तो अंडाशय जो है वो उधर गुहा के अंदर ही रहते हैं, वहां से हटते नहीं है। तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, कि फीमेल के अंदर ओवरीज एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहती है, ठीक है, वहां से हटती नहीं है। मेल के अंदर बात करें टेस्टिस जो है वो डेवलप तो एब्डोमिनल कैविटी में होंगे, उधर गुहा के अंदर होंगे, बट बर्थ के समय वो टेस्टिस जो है वो डिसेंट हो जाते हैं, नीचे उतर के आ जाते हैं, किसमें, वृषण कोश के अंदर, स्क्रॉटल सैक के अंदर। अब बात आती है कि सर क्यों आए, क्योंकि एक जो बात करें प्रोसेस होती है गैमेट के फॉर्मेशन की, स्पर्म के फॉर्मेशन की, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, ठीक है ना, मेल के अंदर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो हमारी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, कितना है बेटा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसलिए
नॉर्मल प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, इसलिए वो अंडा वो वृषण कोश के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अगर ये वृषण कोश में ना आए, उधर गुहा के अंदर ही रहे, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस सही नहीं हो पाएगी, स्पर्म बनेंगे ही नहीं, बनते ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो स्पर्म बनने के लिए, शुक्राणु बनने के लिए ये क्या होते हैं, वृषण कोश के अंदर आता है। पूरा डिटेल में देखेंगे डायग्राम के बेसिस पे। ठीक है, तो आपको पॉइंट याद रखना है कि ओवरी एंड टेस्टिस एम्ब्रियो के अंदर भ्रूण अवस्था के अंदर उदर गुहा के अंदर निर्मित होते हैं, विकसित होते हैं। अब बर्थ के समय, जन्म के दौरान बात करें या फिर जन्म से जस्ट पहले, अगर वो मेल बना है तो उसके अंदर जो टेस्टिस प्रेजेंट है, वृषण प्रेजेंट है, वो वृषण कोश के अंदर उतर कर आ जाते हैं। और फीमेल के अंदर, मादा के अंदर अंडाशय जो है वो उदर गुहा के अंदर ही रहते हैं, वो कहीं उतर के नहीं आते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, नोट क्या है कि स्तन, स्तन जो है बेटा वो क्या है, द्वितीय लैंगिक अंग नहीं है। द्वितीय लैंगिक अंग नहीं है, वो क्या है बेटा, द्वितीय लैंगिक लक्षण है। क्या है बेटा, द्वितीय लैंगिक लक्षण। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया था, ये पॉइंट यहाँ पे रिपीट हुआ है वापस। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस बेटा, आपका जो डाउट है क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म, ये सारा पॉइंट आएगा। ठीक है ना, एक एक करके स्टेप लेंगे। ठीक है, बीच में हम स्किप नहीं करेंगे किसी चीज। ठीक है, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म अभी टर्म आएगा पूरा। यस, अब मैंने आपको बताया कि टेस्टिस जो है, वृषण जो है, वो एब्डोमिनल उदर गुहा के अंदर निर्मित होती है, विकसित होती है, और वहां से उतर कर कहाँ आ जाती है बेटा, बर्थ के समय, जन्म के दौरान स्क्रोटल सैक के अंदर, वृषण कोश के अंदर आ जाती है। उस प्रोसेस को, उस क्रिया को हम बोलते हैं डिसेंट ऑफ टेस्टिस। क्या बोलते हैं बेटा, डिसेंट ऑफ टेस्टिस, मतलब वृषण का क्या होना बेटा, उतरना। ठीक है ना, डिसेंट बोले तो क्या, उतरना, उतरना। ठीक है ना, मतलब नीचे उतर के आना, इसको आप बोलते हैं क्या, डिसेंट। ठीक है ना, आप बोलते हैं ना डिसेंट डाउन, स्टेयर्स जो है नीचे उतर के आओ। ठीक है ना, तो कम डाउन टू स्टेयर्स, या फिर आप उसको बोलते हैं डिसेंट फ्रॉम द स्टेयर्स। ठीक है, तो डिसेंट ऑफ टेस्टिस मतलब कि टेस्टिस का उदर गुहा से उतरकर कहा आना, वृषण कोश के अंदर आना, क्या कहलाता है, डिसेंट ऑफ टेस्टिस, या फिर आप इसको बोलोगे टेस्टिकुलर डिसेंट। क्लियर यहां तक? अब देखिए किस समय उतरती है, कैसे उतरती है, ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर यहां तक? अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो किस समय उतरती है, तो अकर एट द, कब होता है, कब उतरती है, 8th मंथ जो होता है, ठीक है ना, 8वां महीना जो होता है, उसके अंत में, या फिर बात करें बर्थ, जन्म के दौरान। ठीक है ना, जन्म से जस्ट पहले, मेनली तो क्या होता है, मोस्ट केसेस में ऐसा ही देखा जाता है कि जन्म से जस्ट पहले टेस्टिस, वृषण जो है उतरकर वृषण कोश में आते हैं। ठीक है ना, तो 8th मंथ के एंड में, या फिर आप उसको बोलो 9th मंथ, मतलब कि बर्थ के समय उतर सकती है। ठीक है, बात आती है कि उतर के किससे आते हैं, तो ये एक कैनाल होती है। ठीक है ना, एक कैनाल है, एक नलिका जैसी, नली जैसी एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर है, संरचना है, जिसे आप बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, इंग्लिश टर्म में स्ट्रक्चर का नेम है, एज इट इज आपको याद रखना है, इंग्वाइनल कैनाल। क्या बोलते हैं बेटा, इंग्वाइनल कैनाल। अब उस इंग्वाइनल कैनाल से उतरकर वो कहाँ आती है बेटा, स्क्रोटल सैक के अंदर आती है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखना, देखो ये जो बात करें यहाँ पर, ये फॉर्मेशन ये है क्या बेटा, कैनाल है। ठीक है, क्या है ये बेटा, एक कैनाल है, इसको बोला आपने क्या, इंग्वाइनल कैनाल। क्या बोला बेटा आपने इसको, इंग्वाइनल कैनाल। अब इस कैनाल के थ्रू उतरकर, ये कैनाल के थ्रू उतर के कहाँ आती है बेटा, इस स्क्रोटल सैक के अंदर आती है। कैनाल के थ्रू उतरकर स्क्रोटल सैक के अंदर आती है। यस बेटा, डिसेंट की बात करें तो बहुत टाइम लगता है इसके अंदर, कम से कम 3-4 महीने पहले ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बट आपसे पूछा जाता है मेनली खत्म कब होती है। ठीक है ना, मतलब कब उतर के आ जाते हैं, तो अब आप एंड पार्ट बताओगे ना, पूरा प्रोसेस थोड़ी ना बताओगे। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस नहीं बताते, कब उतर के, पूरी उतर के कब आ जाती है स्क्रोटल सैक के अंदर, तो 8वें महीने के अंत में, या फिर बात करें डिलीवरी के टाइम पे, बर्थ के समय। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर, ये जो इंग्वाइनल कैनाल है, इंग्वाइनल कैनाल के अंदर से उतर के आ जाती है। अब ये उतर के कैसे आती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि देखो यहाँ पे एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट है, उदर गुहा, ये वाला उदर गुहा रीजन है, एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट है क्या, टेस्टिस। स्क्रीन पे देखना बहुत ध्यान से। अब ये जो टेस्टिस है, यहाँ पर आपको एक कुछ फाइबर जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक है ना, ये फाइबर्स क्या करते हैं बेटा, लंबे होते हैं पहले। ठीक है ना, ये लंबे होते
ठीक है, यहां से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट है, ये है टेस्टिस, ध्यान से समझना ये टेस्टिस है। अब ये है क्या, स्क्रोटल सैक या फिर बोले तो वृषण कोश। अब यहां से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है ना, ये फाइबर्स एक कैनाल जो है इंग्वाइनल कैनाल, उसके अंदर होके जाते हैं और जाके किस पे अटैच रहते हैं, टेस्टिस पे, वृषण के ऊपर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। अब ये वृषण को क्या करते हैं, इसी कैनाल के अंदर खींचते हुए इसको नीचे ले आते हैं। कहां ले आते हैं, वृषण कोश के अंदर, ठीक है ना। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये स्क्रोटल सैक है, ठीक है, ये स्क्रोटल सैक है, यहाँ से फाइबर्स है, ये टेस्टिस है, ठीक है ना, ये यहाँ पे टेस्टिस है, ये कैनाल है, ठीक है, यहां से कुछ फाइबर्स निकले, ठीक है ना, ये फाइबर्स यहां तक पहुंचते हैं, ठीक है, फाइबर्स निकल के यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, ठीक है, ये कैनाल है, ये कैनाल क्या कहलाती है बेटा, इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। अब ये जो फाइबर्स है बेटा, ये फाइबर्स क्या करते हैं, इसको खींचते हुए नीचे ले आते हैं, ठीक है ना, कैसे ले आते हैं अब देखना। तो यहां से क्या होता जाएगा बेटा, ये कम होता जाएगा, ठीक है, ये खींचते हुए इसको क्या ले आएंगे बेटा, नीचे ले आएंगे, इसी कैनाल से नीचे ले आएंगे ये देखो खींचते हुए इसको नीचे ले आए, ठीक है ना, खींचते हुए इसी कैनाल से क्या होगा बेटा, नीचे ले आए, तो यहाँ पर आ गई क्या बेटा, टेस्टिस आ गई, ठीक है। और इस फाइबर को आप बोलते हैं, ये जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना, इलास्टिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं आप गुबरनाकुलम, ठीक है, फिर से इंग्लिश का नेम ही है गुबरनाकुलम। ये गुबरनाकुलम इलास्टिक फाइबर होते हैं, हम डिस्कस करेंगे, जो कि इसको टेस्टिस को खींचते हुए नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब ये किससे खींचते हुए लेके आए, एक कैनाल के थ्रू आए, उस कैनाल को आपने क्या बोला बेटा, इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। तो इसीलिए लिखा हुआ है गाइडेड बाय, मतलब कि किसके थ्रू आते हैं, तो यहाँ पे बात करें इंग्वाइनल कैनाल के अंदर से आते हैं, और कौन लेके आ रहा है उसको, तो गुबरनाकुलम लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, वो फाइबर लेके आ रहे हैं, ठीक है। और इस डिसेंट के लिए, इस रशन कोश में उतरने के लिए हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, और उस हार्मोन का नाम है बेटा क्या, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि मेल के अंदर बनता है, मैंने आपको बोला था सर्टोली सेल से अभी, एएमएच, ठीक है ना, एएमएच हमने पढ़ा था, ठीक है। ये हार्मोन, और साथ ही साथ बात करें टेस्टोस्टेरोन, थोड़े से अमाउंट में सिक्रीट होता है, कितना, 30 नैनोग्राम पर एमएल, इसकी वजह से ये जो वृषण है वो वृषण कोश के अंदर आते हैं, ठीक है, यहां तक समझ आया। यस बेटा, कैनाल एज इट इज है, कैनाल कहीं नहीं गई है, कैनाल अभी भी है, मेरे में भी है कैनाल, ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल एज इट इज रहती है, बस उस टेस्टिस वहां से उतरते हुए आ जाती है। अब इस कैनाल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर मिलेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना, कि अब उस कैनाल के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, वो मैं आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो टेस्टिस क्या हुई बेटा, ये जो टेस्टिस है, वृषण जो है, ये वृषण कोश है, ठीक है ना। तो इस वृषण कोश से कुछ फाइबर्स निकले, ये फाइबर्स निकलते हुए यहाँ पर अटैच हो गए, और अटैच हो गए, और चारों तरफ क्या है, इसकी कैनाल है, ठीक है। अब ये अटैच हो गई, ये इसको खींचते हुए नीचे ले आएंगे, किसके अंदर, वृषण कोश के अंदर, इस कैनाल के थ्रू होते हुए खींचते हुए इसको वृषण कोश के अंदर ले आएंगे। और ये वृषण कोश में आपको क्या मिल रही है बेटा, ये वृषण कोश है, उसके अंदर क्या मिल रही है आपको, टेस्टिस, और ये जो फाइबर्स है वो अभी भी छोटे छोटे यहाँ पे अटैच है, ये अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, जो कि टेस्टिस को वापस से जाने से क्या कर रहे हैं बेटा, रोक रहे हैं, ठीक है। नैनोग्राम बेटा कंसंट्रेशन है, नैनोग्राम होती है ना, ठीक है। तो 30 नैनोग्राम, जैसे मिलीग्राम, नैनोग्राम, किलोग्राम, वो, ठीक है ना, तो 30 नैनोग्राम कंसंट्रेशन, बहुत ट्रेस अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, ठीक है। एमएच बोले तो एंटी मुलेरियन हार्मोन, मतलब मुलेरियन डक्ट का निर्माण नहीं होने देगा, हमने अभी पढ़ा था ना, मेल के अंदर मुलेरियन डक्ट का हार्मोन नहीं होने देगा, ठीक है ना। अब ये हार्मोन क्या करता है, टेस्टिस को लेके आता है नीचे, ठीक है ना, पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आप हायर क्लासेस के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, ठीक है ना, मेडिकल के अंदर आप एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, क्लियर बेटा, ये माइनस कुछ नहीं है, ये इक्वल का साइन है, लो इक्वल कर दिया मैंने, ठीक है ना, इक्वल का साइन है वो, ठीक है, एंटीमुलेरियन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, क्लियर हुआ इतना, यहां तक समझ आया। यस बेटा, आपकी जो भी क्वेरी है, स्पर्मेटिक कॉर्ड वगैरह सब कुछ आएगा, सीक्वेंस से चलेंगे हम बेटा, क्योंकि स्किप कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। यहां तक आया क्लियर। अब देखिएगा, अब यहाँ पर एक टर्म आती है बेटा, क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म, ठीक है ना।
क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म। ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है? या फिर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? इसका स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा? यस। अब देखिएगा, क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म। यस, क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म की बात करें तो देखो, नॉर्मली तो क्या होता है बेटा कि टेस्टिस जो होती है वो उतर के आ जाती है किसमें, वृषण कोश के अंदर। अब मान लो अगर ये वृषण कोश के अंदर ना आए, मान लो कि ये वृषण कोश के अंदर आई नहीं, ठीक है, तो एब्डोमेन में रह जाएगी, उदर गुहा के अंदर रह जाएगी। अब उदर गुहा के अंदर अगर रह गई तो स्पर्मेटोजेनेसिस, जो शुक्राणु निर्माण होने की जो प्रोसेस है, क्रिया है, वो नहीं हो पाएगी सही से, क्योंकि टेम्परेचर क्या है बेटा, ज्यादा है। ठीक है, अब टेम्परेचर अगर बेटा ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा वहां पे हुआ, निर्माण नहीं होगा, और वो पड़ी पड़ी वहां पे क्या हो जाएगी बेटा, खराब हो जाएगी, ठीक है ना, उनमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब ये टेस्टिस अगर वृषण कोश के अंदर नहीं आई, उस कंडीशन को आप बोलते हो क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म। क्या बोलते हो बेटा, क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म, अगेन इंग्लिश टर्म क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म। अब टेस्टिस का नीचे उतरना क्या कहलाता है बेटा, डिसेंट ऑफ टेस्टिस। अब नीचे नहीं उतरी है, इसलिए इसको बोला क्या, अनडिसेंडेड टेस्टिस। क्या बोला बेटा, अनडिसेंडेड टेस्टिस। अब ये डिसेंड नहीं हुए तो बोला इसको अनडिसेंडेड टेस्टिस। अब देखो, अगर ये टेस्टिस उधर गुहा के अंदर ही रही, तो ये जो टेस्टिस है बेटा, इनमें कैंसर होने के चांसेस है, ठीक है ना, यहाँ पे स्पर्म वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है, तो स्टेरिलिटी के भी चांसेस रहेंगे उस मेल के अंदर, वो स्टेराइल होगा, ठीक है ना। अब देखो, इस टेस्टिस की बात करें, ठीक है ना, जो कि बर्थ के समय तो नीचे आ जाती है, बट अगर किसी में ना आए तो थोड़े टाइम तक वेट किया जाता है। ऐसा भी होता है कि बर्थ के 3-4 महीने बाद भी आ जाती है किसी किसी केसेस में, ऐसे बहुत से केसेस में देखा गया है कि ये ना बर्थ के बाद भी आ जाती है, 2-3 महीने वेट किया जाता है, फिर भी नहीं आ रही, 6 महीने तक करो। अब 1 साल तक आप वेट कर सकते हो, ठीक है ना, कि टेस्टिस नीचे आएगी, ठीक है ना, आप उसको, अगर नहीं आए तो उसके लिए एक शल्य क्रिया होती है, ठीक है ना, एक सर्जिकल प्रोसेस होती है, जिसको आप बोलते हो ऑर्कियोपेक्सी। क्या बोलते हो बेटा, ऑर्कियोपेक्सी। क्या बोलते हो बेटा आप, ऑर्कियोपेक्सी। ऑर्क्यूपेक्सी एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से उस टेस्टिस को क्या किया जाता है बेटा, नीचे ले आया जाता है, वृषण कोश के अंदर ले आया जाता है टेस्टिस को। ठीक है, तो ऑर्क्यूपेक्सी एक ट्रीटमेंट होता है जो कि किया जाता है 1 साल के अंदर, मतलब कर लेते हैं यूजुअली, ठीक है ना, और इससे टेस्टिस को नीचे ले आया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं इसको हार्मोनल ट्रीटमेंट भी इनिशियली दे सकता हूं, अगर मैं बात करूं जन्म लेने के बाद डिसेंट नहीं हुई, नीचे उतर के नहीं आई है अगर रशन, तो मैं कौन सा हार्मोन दूंगा कि ये नीचे उतर के आ जाए? कोई मुझे बता सकता है कि मैं कौन सा हार्मोन दूं कि ये नीचे उतर के आ जाए? एएमएच कौन से हार्मोन की रेस्पॉन्सिबल है? अब ये एएमएच बाहर मिलेगा नहीं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन अगर हम सिंथेटिकली इसको प्रोड्यूस कर पाए तो वो इंक्रीज करा सकते हैं, या फिर बात करें एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं हम एचसीजी, ठीक है ना। एचसीजी हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है ना, लेडिक सेल पे, और वहां से रिलीज कराएगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से आप क्या हो उसमें क्या हो जाएगा, टेस्टिस जो है वो नीचे उतर के आ जाएगी, ठीक है। तो ये हार्मोन आ सकता है, क्वेश्चन में आ जाए, अगर एचसीजी है तो एचसीजी पे भी आप टिक कर सकते हैं, कोई भी आ सकता है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि कंडीशन है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप मेडिकल में सुनते हैं कि ऐसा केस आ गया तो क्या करेंगे, तो वो सब आपके सामने, ठीक है। एएमएच की बात करें बेटा, एएमएच सिंथेटिकली प्रोड्यूस नहीं होगा ना, बाहर से कहां से लेके आएंगे, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन का तो मिल जाएगा। एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है ना, आगे डिस्कस करेंगे हम एचसीजी के बारे में, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है। ओके, तो यहां तक हुआ क्रिप्टो ऑर्किडिज्म की बात की, तो क्या हुआ, टेस्टिस अगर नीचे उतर के ना आए उसको आप बोलते हो अनडिसेंडेड टेस्टिस, ठीक है ना। अगर नहीं आएगी तो अंदर ही बात करें, टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो शुक्राणु बनने की जो क्रिया है, ठीक है ना, जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी, उन वृषण के अंदर कैंसर होने की संभावना रहेगी, ठीक है ना। मैलिग्नेंसी बोले तो क्या, कैंसर, क्या होता है बेटा, कैंसर, तो कैंसर होने की संभावना रहेगी, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो उस टेस्टिस को, उस वृषण को क्या किया जाता है बेटा, नीचे उतारा जाता है एक शल्य चिकित्सा द्वारा, एक सर्जिकल प्रोसेस द्वारा। उस प्रोसेस को बोलते हो आप ऑर्कियोपेक्सी। क्या बोलते हो बेटा, ऑर्कियोपेक्सी, ठीक है। तो यहां तक हमने बात की है डिसेंट ऑफ टेस्टिस के बारे में।
क्लियर यहां तक? चले आगे, एक बार आप इसको फिर से रिवाइज करिएगा, आ जाएगा आपको अच्छे से समझ में पूरा। चले, यस। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आता है, आपको दे रखा है पूरा नर जनन तंत्र दे रखा है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में एज इट इज डायग्राम आते हैं एनसीईआरटी से, कोई भी डायग्राम एनसीईआरटी के बाहर का नहीं आता कभी भी नीट के अंदर, ठीक है। तो ये डायग्राम भी किसका है? एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। एचसीजी का फुल फॉर्म बेटा, एचसीजी का फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो। एचसीजी की बात करें तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ट्रोफिन हार्मोन, ठीक है ना। हम इसको डिटेल में देखेंगे बेटा, ओके, यस। अब देखो यहाँ पे दे रखा है जनन तंत्र, या फिर आप इसको बोलोगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे देखो यूरेटर, ये यूरेटर कहाँ से आई है बेटा? किडनी से, किडनी से निकलती है ना यूरेटर, जिससे यूरिन निकलते हुए कहाँ पे आएगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आएगा, ये यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर स्क्रोटल सैक, आपको ये दिख रहा होगा, ये स्क्रोटल सैक है, क्या है बेटा? स्क्रोटम बोलो या फिर स्क्रोटल सैक, वृषण कोश, ठीक है। अब इस वृषण कोश के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होंगे? वृषण, टेस्टिस प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब टेस्टिस की बात करें, यहाँ पर टेस्टिस का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ठीक है। अब इस टेस्टिस से बात करें, यहां से देखो एक नलिका निकल रही है, इसको आप बोलते हो क्या? वास डिफरेंस, ठीक है ना। ये नलिका देखो निकलती हुई यूरिनरी ब्लैडर के घूमेगी, और ये यहाँ पर आके मिल गई है किसके? सेमेनल वेसिका, जो शुक्राशय है उसकी नलिका से मिल गई है, क्लियर यहां तक? ये वाले पॉइंट पे मिलके एक डक्ट बनाती है, देखो ये वास डिफरेंस से आ रही है, ये वास डिफरेंस है, ठीक है। ये फूलती है थोड़ा, और ये आ रही है, देखो ये सेमेनल वेसिकल है, ठीक है ना, शुक्राशय। इन दोनों की नलिका आपस में मिलती है, ठीक है ना, ये नलिका आपस में मिली और एक कॉमन नलिका बन गई, एक कॉमन डक्ट बन गई, इसको आप बोलते हो इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हो बेटा? इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। क्या बोलोगे आप उसको? इजैकुलेटरी डक्ट या फिर स्खलन नलिका बोलोगे, ठीक है। ये वाली जो नलिका आपको दिख रही है ये क्या कहलाती है बेटा? स्खलन नलिका या फिर इजैकुलेटरी डक्ट, क्लियर। अब देखो यहाँ पे बात करें तो सेमिनल वेसिकल हमने पढ़ा था, पेड़ है, ये देखो यहाँ पर एक ये है और एक दूसरी साइड है, ये क्या है? मेरा कट सेक्शन है। अगर कोई पर्सन ऐसे, मैं ऐसे मुंह करके खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरा कट सेक्शन जो आपको यहाँ से दिख रहा है, मतलब एक साइड वाला पार्ट आपको दिखेगा, ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर एक दिख रही है। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें, ये रीजन क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाला क्या है बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। एक ही होती है, सिंगल होती है, अनपेयर्ड है, बट इसके अंदर 5 लोब होते हैं, बट होती क्या है? अनपेयर्ड, सिंगल है, ठीक है। देन उसके बाद में बात करें, यहाँ पे ये देखो आपको दिख रहा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्या है बेटा? ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये वाली पोर्शन क्या है बेटा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट उसके नीचे उतर के आओगे तो आपको ये क्या मिलेगा? यूरेथ्रा, ठीक है ना। आप इसको बोलते हो क्या? मूत्र मार्ग, ठीक है ना, मूत्र मार्ग जिसके थ्रू यूरिन, ठीक है ना, मूत्र जो है वो बाहर स्खलन होता है, ठीक है ना, बाहर स्रावित होता है। अब देखो मूत्र मार्ग, ठीक है ना। अब ये मूत्र मार्ग किसके अंदर रन कर रहा है? यहाँ पे पेनिस के अंदर, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बेटा? पेनिस, ठीक है ना। आप इसको हिंदी में बोलते हैं शिश्न, क्या बोलते हैं बेटा? शिश्न। नेक्स्ट बात करें, इस पेनिस का जो ये फुला हुआ भाग है, ठीक है ना, ये फुला हुआ भाग क्या कहलाता है बेटा? शिश्न मुंड कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा? शिश्न मुंड, या फिर आप इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, ठीक है ना, उसको आप बोलते हैं क्या? अग्रछद, ठीक है ना, अग्रछद बोले तो क्या? फोर स्किन, क्या बोलते हैं बेटा? फोर स्किन। और यहाँ पर एक अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू यूरिन क्या होता है बेटा? बाहर आता है, और सीमेंट भी इसी के थ्रू बाहर आएगा, ठीक है। सीमेन और यूरिन का याद रखें, मेल के अंदर सीमेन एंड यूरिन, ठीक है, बोले तो मूत्र और वीर्य का जो मार्ग है वो एक ही मार्ग है, दोनों मूत्र मार्ग से ही आते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू ही बाहर आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोनों कभी साथ में नहीं आते हैं, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। एक टाइम पे एक ही प्रोसेस होगी, दोनों कभी साथ में नहीं हो सकती।
ठीक है ना, वीर्य सेचन या फिर बात करें इजैकुलेशन ऑफ सीमेन, वीर्य का बाहर निकालना या फिर मूत्र का बाहर निकालना, दोनों प्रोसेस साथ में नहीं होगी कभी, अलग अलग टाइम पे होगी। ठीक है ना, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है ये सब हम देखेंगे, नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है, ठीक है ना, तांत्रिक तंत्र का कंट्रोल है, तो वो हम देखेंगे इसके अंदर। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर की बात की है, ये वाला पोर्शन आपको पता ही है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, रेक्टम इसे कहते हैं, ठीक है ना, मलाशय, जिसके अंदर मल जो है वो टेम्पररी स्टोर होता है, कुछ समय के लिए स्टोर रहता है वहां पे, ठीक है। ये वाला पार्ट कहलाता है बेटा एनस, ठीक है ना, मल द्वार, ठीक है ना, जहां से मल को बाहर बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं आप एनस या फिर बोले हिंदी में मल द्वार। क्लियर यहाँ तक? समझ आया? क्लियर बेटा? चले आगे। तो ये डायग्राम है जो कि आपको एनसीईआरटी में भी दे रखा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आता है वृषण की संरचना। अब वृषण की संरचना बोले तो क्या, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, क्या है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अब ये देखिएगा, टेस्टिस की बात करूं तो टेस्टिस क्या जोड़ा है, ठीक है ना, तो एक जोड़ी टेस्टिस बोले तो क्या, वन पेयर, ठीक है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, क्या ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, तो मुख्य तथा प्राथमिक जनन अंग है ये। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर आकार की, तो 4 से 5 सेमी और 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 4 से 5 सेंटीमीटर ऐसे लेंथ में, ठीक है ना, ये ओवल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये ओवल होते हैं, अंडाकार होते हैं। तो यहां से कितना हो गया, 4 से 5 सेमी, ठीक है ना, और ये 2 से 3 सेमी। क्लियर? तो ओवल शेप है, अंडाकार शेप है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, दोनों वृषण एक छोटी थैली नुमा संरचना के अंदर रहते हैं, ठीक है, दोनों वृषण जो है बेटा एक थैली नुमा संरचना के अंदर रहते हैं, जिसको आप बोलते हैं स्क्रॉटम, ठीक है ना, ये थैली नुमा संरचना के अंदर है, ठीक है। आपने इसको क्या बोला है बेटा, स्क्रॉटल सैक, क्या बोला बेटा, स्क्रॉटम या फिर स्क्रॉटल सैक। तो दोनों वृषण एक छोटी थैली नुमा संरचना में स्थित होते हैं, जो उदर गुहा के एब्डोमिनल कैविटी के नीचे व बाहर, मतलब डाउनवर्ड एंड आउटसाइड, नीचे व बाहर की तरफ स्थित होता है, ठीक है ना। स्कॉटल साइड जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, उधर गुहा के बाहर है, ठीक है ना, ठीक है। तो स्कॉटल सैक कहते हैं आप उसे। वृषण कोश का तापमान जो है बेटा, वो शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, ठीक है। पॉइंट याद रखना, डिग्री सेल्सियस लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। ऑप्शन के अंदर एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, यहाँ पे फेरेनाइट भी लिख सकता है, ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट अलग बन सकती है। डिग्री सेल्सियस कम है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब बात करें तो ये पॉइंट ऐसे भी लिख सकता है कि टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप बोलोगे 34.5 to 35 डिग्री सेल्सियस, क्या ये पॉइंट भी सही है क्या ये टेम्परेचर रहता है, क्या ये पॉइंट सही लिखा है मैंने कि टेम्परेचर इतना होना चाहिए? यस, ये टेम्परेचर भी क्या है बेटा, सही है, ठीक है ना। तो इतना टेम्परेचर हो या फिर लिखा हो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों सही है, ठीक है ना, मतलब कि बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, बोले तो कितना होना चाहिए, 34.5 to 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये पॉइंट भी आ सकता है, ठीक है। अब ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि शुक्र जनन, ठीक है ना, जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, ठीक है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन होना, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना, मतलब स्पर्म का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण के लिए, ये प्रोसेस करने के लिए ये टेम्परेचर जरूरी होता है। अगर ये टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हुआ तो इस शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा, और अगर निर्माण हो भी गया तो खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए बेटा, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक हमने बात की वृषण की संरचना की। यस बेटा, लेयर होती है दोनों के बीच में, यही कह रहे हैं आप, ये दोनों के बीच में बिल्कुल होती है, ठीक है ना। यहाँ पे बिल्कुल एक लेयर होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बाहर की तरफ बात करें तो इसको मीडियन रेफे कहते हैं, मीडियन रेफे, ठीक है ना, ये जो डिवीजन है इसको बोलते हैं आप मीडियन रेफे बोलते हैं, ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, अब इनमें कौन कौन सी लेयर है
वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्लियर? चलिए, इसके बाद में आता है बेटा वृषण कोश। ठीक है ना? वृषण कोश की संरचना हम देखते हैं। तो वृषण कोश की बात करें बेटा, तो देखो वृषण कोश ये आपके सामने, अभी आपने जो डाउट पूछा है वृषण कोश का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? ये वृषण कोश आपके सामने है। अब देखिएगा बेटा, ये जो पार्ट है इसको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। अभी टाइम हो चुका है आपकी क्लास का। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं अभी यहीं खत्म करता हूँ। नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे स्कॉटम का। ठीक है ना? ये जो वृषण कोश है स्कॉटम, इसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कौन कौन सी लेयर होती है, कैसे ये टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में टेस्टिस का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक अभी हम बात करें तो कोई डाउट है तो आप पूछे। यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। आपको ये पूरा पीडीएफ में सेंड करूंगा, आपके हैंडआउट्स पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप ये काम करिएगा, एक बार आप मॉड्यूल देखिएगा, इस पीडीएफ को रीड कीजिएगा और एनसीईआरटी का पैराग्राफ फर्स्ट सेकंड देखिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, कल इसी टाइम पे हम मिलेंगे। ओके, आगे से कंटिन्यू करेंगे दर्शन कोर्स से। ठीक है बेटा? यस, मैं पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, वास्ट डिफरेंस बेटा, वास्ट डिफरेंस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे घूमती है। ठीक है ना? क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या उसके अंदर से पास होता है, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? ओके, यस, यहाँ पे बात करें, पहला अभी हमने किया है वृषण कोश तक। नेक्स्ट टर्न पे हम बेटा देखेंगे क्या, सॉरी वृषण कोश हम नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर? चलिए, ओके बेटा। यस, पीडीएफ अभी 5 मिनट में शेयर कर रहा हूँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी 5-7 मिनट में। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगा, और मैं आपको बेटा लिंक करके पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी। कुछ कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो आपको इंग्लिश में याद करनी पड़ेगी अभी से, वरना फर्स्ट ईयर में जाके ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसीलिए थोड़ा ऐसे बता रहा हूँ, हल्का हल्का इंग्लिश में बताता जा रहा हूँ, ताकि आपको नीट में भी बहुत सहायता मिलेगी इससे। ओके, चलिए, ओके बेटा, थैंक यू। कल हम स्टार्ट करेंगे रशियन कोर्स स्कॉटर से।